वर्ल्ड RKS आर्ट्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा इतिहास का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न नंबर 1, प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा है? प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रश्न नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तीसरा है क्वेश्चन, अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखे साक्ष्य मिले हैं पर उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? ऐसे काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा वैदिक सभ्यता है। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा गया है और क्यों? हड़प्पा सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर मानव द्वारा लिखे साक्ष्य मिले हैं किंतु पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? यह सभ्यता सिंध नदी के तट पर मिले इसलिए उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सन 1921 में सर्वप्रथम रखालदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा नामक पुरातन स्थल को खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा सभ्यता में ही इस सभ्यता को उत्खनन हुआ, उसके चलते ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों के विषय में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा की मुहरों से हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे तथा लिपि की उपस्थिति से यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा के लोग पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा लिपि की विशेषता बताएं। हड़प्पा लिपि को राहत में इसलिए कहा जाता है कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, इस प्रकार यह रहस्यमय बना हुआ है। इसकी निम्नलिखित है। यह लिपि
वनमलीय नहीं थी। दूसरा पॉइंट है, इस लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इसका संकेत कई मोहरों पर लिखी लिखावट दाएं ओर चौड़ा अंतराल है, जबकि बाईं ओर संकुचित है। पॉइंट नंबर 3, इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं पर मिली है। इसका अर्थ लगाया जाता है कि साक्षरता व्यापक रूप से थी। प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और भवन निर्माण योजना बड़ी ही सुनिश्चित ढंग से की गई है। इस योजना का प्रमुख सड़कें थी जो 4 से 10 मीटर तक चौड़ी थी। प्रत्येक नगर एटाकार खंडों में बटा हुआ था। इसके सड़क पर आए सीधे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के दोनों किनारे नालियां और उसके बाद दोनों ओर मकान हुआ करते थे तथा शहर के एक किनारे पर सफाई कूड़ादान के लिए गड्ढे रखे जाते थे। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजना माना जाता था। प्रश्न 11, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़क थी। यहाँ के प्रमुख सड़क के 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। गलियाँ 4 फीट तथा चौड़ी होती थी। सड़क सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण काटती हुई नगर के अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। खुदाई के पश्चात मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बने मिले हैं। संभवतः इन पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं की बिक्री किया करते थे। प्रश्न 12, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, कैसे? हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसके अंतर्गत अनेक नगरों के बीच अवशेष मिले हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि प्रमुख हैं। पॉइंट नंबर 1, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा नियोजित शहरी केंद्र था, जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है जो हड़प्पा के बाद खोजी गई। पॉइंट नंबर 2, मोहनजोदड़ो शहर को नियोजित ने 2 भागों में बांटा है। एक ऊंचा भाग जो छोटा, जिसे दुर्ग कहा जाता है, तथा अधिक बड़े भाग, यह निचला शहर कहा जाता था। पॉइंट नंबर 3, मोहनजोदड़ो शहर का संपूर्ण भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। पॉइंट नंबर 4, मोहनजोदड़ो का दूसरा भाग अर्थात निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। प्रश्न नंबर 13, मोहनजोदड़ो
का विशाल स्नागार का वर्णन करें। सिंधु घाटी के लोग ने अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण किया था। रहने के मकानों के अतिरिक्त उन्होंने अनेक सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया। इन सार्वजनिक भवनों में सबसे प्रमुख मोहनजोदड़ो का स्नागार था, जिसका बाहरी घेरा 180 इंटू 180 फीट का है। यह तालाब की आंतरिक लंबाई 40 फीट, चौड़ा 30 फीट और गहरा 8 फीट। इसके चारों ओर काफ़ी बरामदे बने हैं। इन तालाब के पास एक कुआं है, जिसका पानी इस तालाब में भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तालाब पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। गंदे पानी को निकालने के लिए तालाब में अलग रास्ता था। अनुमान लगाया जाता है कि यह तालाब धार्मिक अवसरों पर नहाने के लिए बनाया गया था। हजारों वर्ष से बिना नष्ट हुए यह लगभग वैसे का वैसा ही है। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा वासियों द्वारा बेहद सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। अधिकांश हड़प्पावासी स्थल पर अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगान में सौतुगई नामक हड़प्पा स्थल से शहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरों बहुत पहले गाद से भर गई। ऐसा भी हो सकता है कि कुआं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में भी मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। प्रश्न नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तौल की तकनीक पर प्रकाश डालें। सैंधव सभ्यता के लोग मुझे बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे, जिसके लिए नाप तौल में वे भली भांति परिचित थे। लगभग 150 बार मिले हैं। सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम का और सबसे छोटा 87 ग्राम का है। यह बात 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के अनुपात के हैं। उनके जीवन में 16 का अनुपात विशेष महत्व रखता था। प्रश्न नंबर 16, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 कार्बन के रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयु काल 5730 वर्ष का है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थ दांतों की आयु सीमा निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है। कार्बन काल विधि के माध्यम से तिथि निर्धारित होने पर इतिहास एवं वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होने में सहायता मिलती है। यह विधि कई कारणों से विवादित में रहती है। वैज्ञानिक के मुताबिक रेडियो कार्बन का जितना तेजी से क्षय
होता है उससे 27 से 28% ज़्यादा उसका निर्माण होता है। इससे संतुलन की अवस्था प्राप्त होना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि प्राणियों की मृत्यु के बाद भी बेकार वन का अवशोषण करते हैं और रेडियोएक्टिव तत्व धीरे धीरे क्षय हो जाता है। पुरातात्विक सैंपल में मौजूदा कार्बन के आधार पर इसकी डेटा की गणना करती है। कार्बन R37 से आप क्या समझते हैं? हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला है, जिससे समाधि R37 का नाम दिया गया है। यहाँ पर प्रारंभ में माघी की स्वरूप मत्स्य और तत्पश्चात सन 1946 में व्हीलर ने उत्खनन करवाया था। चलिए, तो आप लोग फिर इस पर विचार करते हुए अपना जो है लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।